चलिए, तो आपके क्वेश्चन पेपर का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट पार्ट सेक्शन ए का आंसर आपको बताया, लिख करके दिया कि कैसे लिखना है। सेकेंड पार्ट में सेक्शन बी का आंसर आप देखिए। क्वेश्चंस क्या है, सबसे पहले क्वेश्चंस देख लें। हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। टोटल 3 क्वेश्चन है। 2A, द एवरेज वेट ऑफ एसिटामिनोफेन in a medication is supposed to be 80 mg, but the average weight of 50 random sample is 79.95 mg with a standard deviation of 0.18. First, identify the null and alternative hypothesis. Second, under what condition is the null hypothesis accepted? Third, determine if these difference in average weight are significant. B question, write a brief note on hypothesis testing in a multiple regression model. C, describe in brief optimization technique for pharmaceutical preparation. तीनों ही क्वेश्चन स्कोरिंग क्वेश्चन है। आपको देख के डर लग रहा है, अगर आपने थोड़ा भी प्रैक्टिस किया होता तो आपके लिए बहुत ही आसान होता। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, मतलब पेज भरने की यहाँ कोई बात ही नहीं है। सिंपल सा टू द पॉइंट आंसर दीजिए, भले 2 ही पेज में हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपका मैथमेटिक्स और रिसर्च मेथडोलॉजी बायोस्टैटिस्टिक जो कि मैथ का यूज करता है, तो मैथ के यूज में पेज भरने का कोई मतलब नहीं है। टू द पॉइंट आंसर सिर्फ देना है, चाहे वो 1 पेज में हो या आधे पेज में। तो स्टार्ट करें। चलिए, ये सेक्शन ए का हमने आपको प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो मिल जाएगा, है ना। ये सेक्शन बी से आज हम बता रहे हैं, ठीक है। सेक्शन बी, अगेन क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन को फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। कह रहा है कि एस्टामाइनोफेन एक ड्रग है जिनका मेडिकेशन के बाद, है ना, मतलब इस मेडिसिन का वेट है, वेट कितना है 80 mg, और एवरेज वेट ऑफ 50 रैंडम सैंपल, और जबकि 50 रैंडम सैंपल का एवरेज वेट क्या आया 79.95, मतलब ये डिफरेंस आ गया। तो विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.18, जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 0.18, मतलब एक एस्टामाइनोफेन ड्रग है जिसका 50 सैंपल लिया गया, जबकि पहले से बोला गया कि पूरे एस्टामाइनोफेन ड्रग का जो एवरेज वेट है वो 80 mg है, ये बता दिया गया। लेकिन 50 सैंपल लेके जब चेक किया गया तो कितना आया 79.95, कितना आया 79.95। तो ये थोड़ा अलग हो गया ना, बताया गया 80 mg जबकि आ रहा है 79.95, कुछ डिफरेंस है। तो और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताया कि 0.18, जब स्टैंडर्ड डेविएशन 0.18 है तो फिर इतना डिफरेंस कैसे है। चेक करिए कि क्या ये बाई चांस डिफरेंस आया है या फिर सच में डिफरेंस है, कहीं ऐसा तो नहीं जो एवरेज वेट बताया 80 mg वो गलत है। तो इसमें 3 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन एक ही है। जब आप टी टेस्ट अप्लाई करेंगे तो ये तीनों चीज़ तो आप फाइंड आउट करेंगे ही। इन्होंने स्पेशली आपसे पूछ दिया, अब आपको बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, जबकि आप क्वेश्चन एक ही करोगे उसमें 3 चीज़ आ ही जाएंगे। आइडेंटिफाई द नल एंड अल्टरनेटिव, ऑब्वियस सी बात है, इस तरह के क्वेश्चन में जब 2 चीज़ों में आपको वेरिएशन करना हो तो आप नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएंगे ही बनाएंगे। अंडर व्हाट कंडीशन इज नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट, अब आप कैलकुलेशन करके सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, ये आप बताएंगे ही बताएंगे। अल्टीमेटली लास्ट में पूछ दिया कि डिटरमाइन दिस डिफरेंसेस इन एवरेज वेट आर सिग्निफिकेंट, मतलब वही चीज़ पूछ दिया कि बताइए कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं दोनों के मीन में। तो मैंने आपको बताया था कि टी टेस्ट अप्लाई करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे 2 सैंपल्स के बीच में, जैसे पूरा होल पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन मीन हो गया, और 50 सैंपल लिया तो सैंपल मीन हो गया, दोनों के मीन में क्या है डिफरेंस है। इस डिफरेंस को पता लगाने के लिए, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं पता लगाने के लिए हम टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो टी टेस्ट अप्लाई करेंगे
टी टेस्ट कहता है कि अगर सैंपल आपका 30 से कम हो, है ना, 30 से कम हो तभी हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे, लेकिन सैंपल साइज 30 से ज़्यादा होगा तो जेड टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब जेड टेस्ट टी टेस्ट में बहुत अंतर नहीं है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन बस एक ही बात का अंतर बताया जाता है कि जेड टेस्ट मोर देन 30 सैंपल अगर हो तब अप्लाई करते हैं, जबकि फार्मूला दोनों का सेम है। अगर आपने टी टेस्ट भी लगाया होगा तो कोई गलत नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस को देखिए बनाइए। दिया क्या है इन्होंने, एवरेज वेट दिया है 80 mg, पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है इन्होंने ना, पॉपुलेशन मीन 80 mg, कितना दिया है 80 mg, और इन्होंने जो दिया है 50 सैंपल का, मतलब सैंपल मीन वो 79.95 mg। तो मतलब नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा कि जो आपका मीन आएगा, सैंपल मीन है ना, वो इक्वल होगा किसके, 80 mg के। तो आपका जो नल हाइपोथेसिस होगा, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों मीन में कोई डिफरेंस नहीं है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा कि जो आपका मीन है, सैंपल मीन है, वो आपके ये पॉपुलेशन मीन से डिफर होगा, मतलब इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। ठीक, ये हाइपोथेसिस आपने बना लिया, पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन, द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड व्हेन द कैलकुलेटेड टी टेस्ट वैल्यू लेस देन क्रिटिकल वैल्यू। अच्छा, उन्होंने पूछा कि कब नल हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट होगा, तो नल हाइपोथेसिस कब एक्सेप्ट होगा इन्होंने कहा ना। तो देखिए, मैंने कहा कि जब सैंपल मीन जो होता है वो क्रिटिकल वैल्यू से, मतलब टी टेस्ट की जो वैल्यू आएगी वो क्रिटिकल वैल्यू से कम होगी तो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे है ना, देखिए टी टेस्ट वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू मतलब टेबुलर वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू, जो टेबल में स्टैंडर्ड वैल्यू होगी उससे कम होगा तो तभी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। बस यही बात आपको बताना है। तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस तभी एक्सेप्ट होगा जब आपका म्यू कम होगा किससे, सैंपल मीन से, किससे, सैंपल मीन नहीं, पूरा पॉपुलेशन मीन से, पूरे पॉपुलेशन मीन से, या कम होगा या फिर इक्वल होगा, या फिर इक्वल होगा तो हो जाएगा। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन पे अब आ जाइए, जो कि आपको सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है ना 80 mg, सैंपल मीन दिया हुआ है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है ना, और सैंपल साइज भी दिया हुआ है। बस आपने यहाँ पे लिखना है कि सिंस सैंपल साइज इज लेस देन 30, तो हम क्या करेंगे, जेड टेस्ट अप्लाई करेंगे। जेड टेस्ट टी टेस्ट का फॉर्मूला सेम है, ये लीजिए, आप देखेंगे तो टी टेस्ट भी सेम ही होता है और जेड टेस्ट का भी फॉर्मूला सेम ही होता है। तो एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। तो वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करते हैं 79.95, ये हो गया आपका, ये आपका सैंपल मीन हो गया, माइनस पॉपुलेशन मीन मतलब 80 घटा दिया, और 0.18 स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, और 50 हो क्या हो गया आपका सैंपल साइज। कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यूज़ आएंगी, और इन वैल्यू से फिर फाइनली क्या आ गया, जेड वैल्यू जेड का मतलब कि -1.97। अब जेड को आप मॉड ऑफ में लिखते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव को हटाना है इसलिए मॉड ऑफ लेंगे ना। तो हम देख रहे हैं कि जेड जो क्रिटिकल है वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे, टेबल से 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे कितना है, +-1.96, उसमें दिया भी है क्वेश्चन में। तो ये आपका ज़्यादा है ना, आपके कैलकुलेटेड वैल्यू से, कैलकुलेटेड वैल्यू आपका 1.97 है, और ये आपका क्रिटिकल वैल्यू कम है, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आ गया, कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आ गया क्रिटिकल वैल्यू से। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस तो नहीं एक्सेप्ट होगा, वो रिजेक्ट होगा, इसीलिए लिखा भी नल हाइपोथेसिस इस कंडीशन में रिजेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो कंक्लूजन आप लिखेंगे कि जो डिफरेंस है ना एवरेज वेट में इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, वो डिफरेंस कैसा है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ सेकंड सेक्शन बी का बी मतलब सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। वेरी इजी क्वेश्चन है। आप मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, जैसे लगता है ये क्या आ गया। अरे भैया, रिग्रेशन का मतलब ही होता है कि दो वेरिएबल्स
दो वेरिएबल्स के बीच में क्या होगा, एक लाइन होगी या x और y के बीच में रिलेशन बनेगा। भाई x की कुछ डाटा वैल्यू होगी, y की कुछ डाटा वैल्यू होगी, जिसकी वजह से लाइन बनेगा। बस इसी को बोलते हैं रेग्रेशन लाइन। और रेग्रेशन लाइन को हम कहते हैं मल्टीपल रेग्रेशन। जब ये y की वैल्यू जब डिपेंड करेगा इस पे सिंगल वैल्यू, मतलब x पे डिपेंड करेगा, तो कहलाता है सिंपल रेग्रेशन, है ना। जब यहाँ पे कई सारे वेरिएबल्स हो गए x1 x2 x3 तो कहलाएगा मल्टीपल रेग्रेशन मॉडल। बस इसी को करना है। इसका इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन को अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी याद है तो उससे भी बना सकते हैं, कोई बहुत कठिन तो है नहीं। तो देखिए मैं इसको नीचे कर दूँ। तो ये आपका क्या है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन, ये जो मल्टीपल रेग्रेशन होता है क्या होता है, डिटरमाइन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y, ये y इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिग्निफिकेंटली अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ये x1 x2 x3, x1 x2 x3। और रिस्पांस को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। भाई रिस्पांस मतलब मान लो टैबलेट की हार्डनेस है तो वो डिपेंड करेगा ना बाइंडर की कंसंट्रेशन पे, डिसइंटीग्रेंट की कंसंट्रेशन पे, तो कंप्रेशन फोर्स पे, तो इसीलिए उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई बात समझ में। अब अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है कि लाइन, रेग्रेशन लाइन मतलब कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बनेगा तो लाइन बनेगा तो उसका एक इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपने बचपन से पढ़ा है। बस c क्या है, दोनों का इंटरसेप्ट है। तो इससे आप इक्वेशन लिख सकते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन का ये इक्वेशन लिखेंगे, बस आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। y इक्वल टू ए क्या है, इंटरसेप्ट हो गया ना a, y इक्वल टू ए प्लस b1 x1 b2 x2 b3 x3, मतलब जितने वेरिएबल्स होंगे डॉट 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 bn xn, ये हो गया आपका जनरल इक्वेशन। अब y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी मैंने ग्राफ बना के बताया, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। x1 x2 x3 क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। a क्या है, इंटरसेप्ट है ना। b1 b2 क्या है, रेग्रेशन कोफिशिएंट है। रेग्रेशन कोफिशिएंट मतलब वैल्यू उसकी कितनी है, वही बस रेग्रेशन कोफिशिएंट। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है कि रिलेशनशिप को डिटरमाइन करेंगे, टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर वेरिएबल्स, टू इवेलुएट द ओवरऑल फिटनेस ऑफ रेग्रेशन मॉडल। कुल मिलाकर कैसा है। अच्छा, ये करने के लिए दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन पता करने के लिए जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं वो एफ टेस्ट करते हैं। एफ टेस्ट को ये एनोवा कहते हैं, ध्यान रखिएगा ना। और टी टेस्ट, जब 20 से कम होगा सैंपल तो टी टेस्ट अप्लाई करेंगे, और 20 से ज़्यादा सैंपल होगा तो, या 30 से ज़्यादा होगा तो एफ टेस्ट अप्लाई करेंगे। ये आपको पहले से ही पता है। होता क्या है इसमें देख लीजिए, वेरी जी। एफ टेस्ट क्या करता है, वही जनरेट करता है नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब वही नो डिफरेंस, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का मतलब दोनों ग्रुप ऑफ सैंपल में डिफरेंस है, दोनों सैंपल में डिफरेंस है। तो और टी टेस्ट भी वही करता है ना। नल हाइपोथेसिस नो डिफरेंस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस डिफरेंट, यूज टू टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ ईच रेग्रेशन कोफिशिएंट सेपरेटली। ये दोनों में आप बात लिखेंगे कि हमको सिग्निफिकेंस डिफरेंस चेक करना है, टी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो 0.05 वेरिएबल सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। इतने पी वैल्यू का जो स्टैंडर्ड लेवल है वो क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05। इससे कम आएगा पी वैल्यू, मतलब वही एफ टेस्ट, एफ की वैल्यू इससे कम आएगा तभी वो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेगा, मतलब कहेगा कि कोई डिफरेंस नहीं है। इसका एप्लीकेशन तो भाई हम लोग फार्मेसी से हैं तो क्लिनिकल ट्रायल, फार्मास्यूटिकल स्टडीज़, फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़, ये आप अपने से 3 4 5 10 चाहे जितना लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, जो कि इस सेक्शन का है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक फॉर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। मतलब ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, यार कितनी बार ऑप्टिमाइजेशन को मैंने बताया। ऑप्टिमाइजेशन कुछ नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ही है कि टू मेक परफेक्ट, टू मेक परफेक्ट लिखा है ना। स्टैटिस्टिकल मेथड यूज टू ऑब्टेन द बेस्ट फॉर्मुलेशन, सबसे बेस्ट फॉर्मुलेशन, परफेक्ट फॉर्मुलेशन, ना खराब ना अच्छा,
मतलब बेस्ट हो, कोई उसका ये ना हो कि ये बहुत ज़्यादा डाल दिया, ये बहुत कम कर दिया, बेस्ट हो। जैसे चाय बनानी हो तो आप 4 चम्मच चीनी डाल दोगे तो क्या चाय मीठी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन चाय अच्छी बनानी है ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, बहुत कम भी नहीं डालना है, चाय को अच्छी बनानी है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइज्ड टी। तो उसी के रेफरेंस में आप चलते रहिए। ऑब्जेक्टिव यही होता है ऑप्टिमाइजेशन का कि हम टाइम बचाएं ना, टाइम बचाएं, प्रोडक्ट क्वालिटी दें और रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट करें, ऑप्टिमाइज फॉर्मेशन वेरिएबल को ऑप्टिमाइज कर लें, है ना, टू अचीव डिज़ायर ड्रग रिलीज एंड स्टेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं। सिंपल सी बात मैं आपको साधारण तरीके से बताऊं, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ही होता है कि हम कुछ टेक्निक यूज करके समय बचाएं, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाएं और उससे हम बेस्ट फॉर्मुलेशन निकालें। जैसे आपको मान लीजिए कोई चीज़ बनानी है तो अच्छी चीज़ कैसे बनेगी, आप ट्रायल करोगे, पहले किसी में थोड़ा अमाउंट ज़्यादा डालोगे, थोड़ा अमाउंट कम डालोगे, ऐसे करके ट्रायल करोगे, तब जा कर के टेस्ट करोगे, तब जा कर के आपको पता चलेगा कि नहीं ये वाला अच्छा है, तो आप कहोगे ये ऑप्टिमाइज्ड है। अब इस ऑप्टिमाइज फॉर्मुलेशन में जो जो इंग्रेडिएंट आपने डाला है वो आपके हो गए फॉर्मुलेशन वेरिएबल, है ना। तो टेक्निक्स क्या क्या है ऑप्टिमाइजेशन में, मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपसे ऑप्टिमाइजेशन पूछे, सरफेस रिस्पांस मेथोडोलॉजी पूछे या एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन टेक्निक पूछे, एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे, क्या, फैक्टोरियल डिज़ाइन। बिना इसके ये सब होगा ही नहीं। फैक्टोरियल डिज़ाइन सबसे बेहतरीन टेक्निक है जो सब में यूज़ होता है। मतलब ये समझिए मास्टर रेंज है, ये किसी भी गाड़ी का नट बोल्ट खोल सकता है। उसी तरीके से फैक्टोरियल डिज़ाइन क्या है, एक मास्टर टेक्निक है जो कि आपके एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के सभी में सबसे पहले यही काम आता है। तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताया है कि इट स्टडीज़ द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल वेरिएबल साइमल्टेनियसली। इसका फ़ायदा है, मतलब बता दिया आपने, इवैल्यूएट इंट्रैक्शन बिटवीन वेरिएबल। इसके बाद फिर वही फैक्टोरियल डिज़ाइन कैसे आप अप्लाई करते हैं ये आपने बता दिया ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में। मान लीजिए 2 फैक्टर हैं आपके पास, क्या है, 2 फैक्टर ए और बी हैं, 2 लेवल हैं, इनका मतलब 2 कंसंट्रेशन लेवल है, लो लेवल और हाई लेवल, लो लेवल और हाई लेवल, माइनस इंडिकेट लो लेवल, प्लस इंडिकेट हाई लेवल। आप ये भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, कोई भी सिंबल आप लगा दीजिए। फॉर्मुलेशन जनरेट करने के लिए बहुत से बुक में अलग तरीके से दिया हुआ है, मैं आपको एकदम मैथमेटिकल एल्गोरिदम दिखा रहा हूँ ना। मान लीजिए ए फैक्टर यहाँ हो गया और बी फैक्टर आपने यहाँ लिख दिया, दोनों का लेवल हो गया लो लेवल और हाई लेवल, लो लेवल और हाई लेवल। आप सिंपल क्या करेंगे, एक ऐसे प्लस का साइन बनाएंगे, सेल कुल मिलाकर के 4 सेल होगा, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल। तो पहले सेल में ए का माइनस, दूसरे सेल में पहले सेल में ए का माइनस और बी का माइनस, मतलब दोनों का लो लो कंसंट्रेशन। F1 फॉर्मुलेशन में दोनों का लो लो कंसंट्रेशन। F2 फॉर्मुलेशन में पहले का प्लस इसके सामने है इसीलिए, बी का माइनस क्योंकि इसके सामने इसीलिए, तो F2 में ए का प्लस लेंगे और बी का माइनस लेंगे। F3 में देखिए ए का माइनस लेंगे, माइनस के सामने है इसीलिए, बी का प्लस लेंगे, प्लस के सामने इसीलिए, तो F3 में ए का माइनस और बी का प्लस। F4 फॉर्मुलेशन में दोनों का हाई हाई ना, दोनों का सामने सामने क्या पड़ रहा है, प्लस पड़ रहा है, इसीलिए दोनों का हाई हाई लेवल कंसंट्रेशन। बस ये यूज करके आप फैक्टोरियल डिज़ाइन बता देंगे, इतने से ही आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सेकेंड, रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी, ये आपका एक तरीके का सॉफ्टवेयर टॉपिक है ना। सॉफ्टवेयर जब आप डिज़ाइन एक्सपर्ट यूज करेंगे तो आपको दिखाई देगा रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी होता क्या है, ध्यान से समझिए। जब भी हम रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं तो सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन और बॉक्स बेंटन डिज़ाइन जरूर पढ़ेंगे, और जैसे ही सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन पढ़ेंगे, बॉक्स बेंटन डिज़ाइन पढ़ेंगे, फैक्टोरियल डिज़ाइन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने कहा आप किसी भी डिज़ाइन में फैक्टोरियल डिज़ाइन लगेगा ही लगेगा। तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको नहीं बताना है, सिर्फ आपको नाम बता देना है ना। अगर आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं तो सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन का डिज़ाइन दिखा दीजिए, सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन, बॉक्स बेंटन डिज़ाइन दिखा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN, है ना, ये भी आता है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में। कंप्यूटर बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन मेथड यूज फॉर
प्रेडिक्शन एंड मॉडलिंग। अच्छा, स्टेप्स क्या होता है ऑप्टिमाइजेशन में? स्टेप्स कुछ नहीं, जो आप स्टार्टिंग से करते हैं फॉर्मुलेशन में वही स्टेप्स हैं। सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिलेक्शन ऑफ डिपेंडेंट रिस्पॉन्सेज, क्या रिस्पॉन्स आपको चाहिए, वो किसकी वजह से आएगा रिस्पॉन्स, वो सेलेक्ट कर लीजिए। कौन सा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं आप, डिज़ाइन कर लीजिए, है ना। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना होता है, फिर उसको चेक करना होता है, टेस्ट करना होता है। जैसे चाय बनाया तो चेक करेंगे तभी ना पता चलेगा। सेलेक्शन ऑफ ऑप्टिमाइज्ड बैच, फिर उस बैच का सेलेक्ट करेंगे जो आपको बेस्ट पता लगा। एप्लीकेशन इन फार्मेसी, फिर से वही सारी चीज़ें। तो फार्मेसी में कंट्रोल रिलीज टैबलेट आपको बनाना हो, नैनो पार्टिकल्स बनाना हो, है ना, ट्रांसडर्मल पैचेज बनाना हो, सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन बनाना हो, हर्बल फॉर्मुलेशन बनाना हो, इनमें से कोई सा भी करना हो तो आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर शीट। अगर ऐसा आपने लिखा है तो आपके 99 मार्क्स आएंगे। इससे रिलेटेड लिखा है तो भी आएंगे 90+। बाकी आपने क्या लिखा है आप अपना देख लीजिए। नेक्स्ट अगर आप चाहेंगे आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका थर्ड सेक्शन आपको बता देंगे, ठीक है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए छोटी छोटी बनाते हैं, एक ही में बनाने पे आप बोर हो जाएंगे।